साथियों, यमुनवासी, आज 3 जनवरी 2023 को बामसेफ यूनिटी ऑफ मूलवासी फेडरेशन, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन संयुक्त जयंती प्रबोधन कार्यक्रम ये नेशनल कार्यालय दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस जयंती कार्यक्रम में की अध्यक्षता माननीय डॉक्टर राजेश सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष एमपा करेंगे। ये कार्यक्रम जो आज किया जा रहा है, ये माता सावित्रीबाई फूले जी की 192वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। आज देश में ही नहीं, दुनिया में ये कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, क्योंकि भारत की भूमि पर, इस सरजमी पर महानायक नायिकाओं ने भी काफ़ी योगदान रहा है। उन्हीं नायिकाओं में से एक है हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा का दीपक जलाया। आए उन पर हम सभी अपने विचार रखें, पुष्प अर्पित करें और उनके जीवन संदेश को, इस शिक्षा के दीपक को निरंतर जलाए रखें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय पवन कुमार जी, वामसेफ प्रचारक और प्रभारी हिमाचल प्रदेश, वो आए और माता रमाबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित करें और 2 मिनट अपनी बात भी रखें। आज बामसेफ यूनिटी ऑफ मूलवासी एवं इंडियन मेडिकल प्रोफेशन एसोसिएशन के माध्यम से माता सावित्रीबाई फूले का जन्म जयंती मनाई जा रही है। और जिन महापुरुषों की हम जन्म जयंती मना रहे हैं, उन महापुरुषों को याद इसलिए भी किया जाता ताकि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी सार्वजनिक जीवन में उनके जैसे कार्य कर सकें। ये मकसद उन महापुरुषों के प्रेरणा के लिए भी मनाई जाते हैं। आधुनिक भारत में जो सामाजिक परिवर्तन की लहर शुरू हुई, उन सामाजिक परिवर्तन की लहर पूरे भारत में सबसे बड़ी लहर महाराष्ट्र से शुरू हुई और महाराष्ट्र में 1848 से शुरू हुई और 1848 से महात्मा ज्योतिराव फूले ने स्कूल की शुरुआत की। और उस स्कूल की शुरुआत करने के बाद में उस स्कूल को चलाने के लिए अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को उस स्कूल का टीचर बनाया और एक उनके दोस्त की बहन फतीमा शेख, जो उस समय मुस्लिम समुदाय की थी, उनको उस स्कूल का टीचर बनाया। 2 महिला आधुनिक भारत की प्रथम महिला टीचर थीं। उसी मूवमेंट को, जो मूवमेंट महात्मा ज्योतिराव फूले ने शुरू की गई थी, उस मूवमेंट को लगातार आगे तक लेके गए और आगे तक लेके जाने के बाद में वो मूवमेंट का आधार बनाया। वो आधार ये था कि जो लोग समाज व्यवस्था, जो भारत की समाज व्यवस्था है, वो समाज व्यवस्था कुछ लोगों के अनुकूल है और बहुत संख्यक लोगों के प्रतिकूल है, किंतु हमें जिस समाज व्यवस्था का निर्माण करना है वो हमारे अनुकूल होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने आधार बनाया कि ये समाज के जो विक्टिम लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो कौन लोग हैं। तो अध्ययन किया कि शूद्र और अतिशूद्र नाम के जो लोग हैं, वो विक्टिम लोग हैं, उनको ही उन्होंने आधार बनाया और मूवमेंट शुरू की और सत्य की खोज के लिए सत्य शोधक नाम का एक संगठन बनाया और गुलामगिरी नाम की किताब लिखी। जिस मूवमेंट को महात्मा ज्योतिराव फूले चला रहे थे, उस मूवमेंट को बाद में कर उनके बाद जाने के बाद में छत्रपति साहू महाराज जी ने चलाए। छत्रपति साहू महाराज जी के द्वारा जो चलाई हुई मूवमेंट थी, वो मूवमेंट सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट राज परिवर्तन तक पहुंच गई। जब वो राज परिवर्तन तक वो मूवमेंट पहुंची तो छत्रपति साहू महाराज एक राजघराने में पैदा हुए, तो उन्होंने इस राजपाट में पहुंचाने के लिए वो अपने राज व्यवस्था में 50% भागीदारी उन लोगों को दी जिन लोगों की छत्रपति साहू महाराज से पहले महात्मा ज्योतिराव फूले ने मूवमेंट तैयार की गई थी, उन लोगों को भागीदारी दी और
1922 तक छत्रपति साहू महाराज जी के नेतृत्व में वो मूवमेंट सामाजिक और राज सत्ता के परिवर्तन तक दहलीज पर पहुंच चुकी थी। किंतु आगे बढ़ने का वक्त था। 1922 के बाद में उस मूवमेंट को बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर की देखरेख में वो मूवमेंट 1956 तक पहुंची। 26 जनवरी 1950 को उस मूवमेंट के 3 परिणाम निकले। नंबर 1 सामाजिक परिवर्तन, नंबर 2 सत्ता का परिवर्तन, नंबर 3 भारत में राज करने के लिए, भारत के सारे काम करने के लिए सारे परिवर्तन हुए। वो था वन वोट वन वैल्यू। वन वोट वन वैल्यू का अधिकार मिला। ये मूवमेंट जो बाद में कर 1950 तक बाबा साहब के नेतृत्व में चली थी, ये मूवमेंट कुछ समय के लिए रुकी गई थी और उस कुछ समय के रुकने के बाद फिर वही मूवमेंट 1973 में वो मूवमेंट का बीजारोपण हुआ और बीजारोपण होने के बाद फिर वो मूवमेंट वामशिप के रूप में मान्यवर काशीराम साहब, डी.के. खापर्डे साहब और दीन अवाना जी के नेतृत्व में चली। आज वही मूवमेंट भारत में बड़े ही विस्तृत रूप धारण कर चुकी है। आने वाले समय में करोड़ों लोगों का सामाजिक परिवर्तन के लिए वो मूवमेंट काम करेगी। कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि ये भी मूल निवासी हैं, वो भी मूल निवासी हैं, किंतु हमारा जो फ्रेमवर्क है, भारत के मूल निवासी 85% है। जिन लोगों को लगता है कि हम भी मूल निवासी हैं, तो हमारे फ्रेमवर्क के बाहर वो खुद दावा करें, ना कि हम दावा करें कि कौन लोग मूल निवासी हैं। यदि हम लोग इस तरह का दावा करते हैं तो इसका मतलब हमारी जो विचारधारा है, विरासत है, वो उस मूवमेंट को खतरे में डालने का मामला है कुछ नेताओं के माध्यम से। तो हमें भी ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। तो आज के इस अवसर पर, माता सावित्रीबाई फूले की जयंती के अवसर पर और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर राजेश जी, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आए हुए सभी साथियों को धन्यवाद। और इसी अवसर पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Behind every successful man, there is a woman. We all have heard about this phrase many a times. Behind every successful man, there is a woman. But behind the liberation and emancipation of modern Indian woman, there was a woman. And that's Savitribai Phule. People says a lot of things about Savitribai Phule, that her husband taught her and teach her a lot of things during that time. She was not educated, but her husband educated her. But what if Savitribai Phule hadn't cope up with her husband? Will Jyotirao Phule had ever been able to achieve all the things that he could have ever done in his life? I see modern Indian women and men as well, as it's not just about women, they have this thing in their mind: we'll get education, we'll get a good job, we'll get married. And what are their couple goals? They want to roam around, they want to hang out around fancy restaurant, they want to go to some places that they never had been. So their couple goals are limited to themselves only, but their couple goals was something different. They liberated Indian women, they liberated OBCs, they liberated scheduled caste, they liberated ST, they liberated the majority indigenous people of India. They says that it's not how you were born, but how you die that matters. She gave all her life for the teaching to the women and untouchables and slaves or Shudras. But how she died? She died while serving patients. In 1897, there was plague in India, and she, along with her adopted son Yashwant Rao, they took care of the patient, and she got infected from that thing. But she didn't hesitated for a single minute that she didn't want to go to the patient to treat them along with her son. She went there, she got infected, and that's how she died. So we salute this woman for her valor throughout her life and the way she died. So if you want to set a couple goal like them. Thank you. सभी साथियों को जय मूल निवासी। साथियों, आज हम यहाँ केंद्रीय कार्यालय बाम से में इकट्ठा हैं माता सावित्रीबाई फुले के 192वीं जन्म जयंती मनाने के उपलक्ष्य में। तो साथियों,
आज सावित्री माई का नाम जो है पूरे भारत में सब लोगों के द्वारा, बहुजन समाज के द्वारा सब जानते हैं। पौने दो लगभग 192 साल में पूरे भारत में बहुजन समाज लगभग माता सावित्रीबाई फुले का नाम आज जानता है। अन्यथा जो है, आज मैं आपको बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर बधाइयाँ दी है। शायद मैंने पहली बार ऐसा कि प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा देखा गया है कि मतलब वो इस तरह से एक बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली महिला को उनकी जन्म जयंती जो है वो विश कर रहे हैं। तो माता सावित्रीबाई फुले का नाम पूरे भारत में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया, बाल विवाह के लिए इन्होंने काम किया, विधवा विवाह के लिए इन्होंने काम किया। 19वीं सदी में जहाँ छुआछात जी सारी जो है कुरीतियाँ थी, उस कड़ी में इन्होंने आगे आकर अपने पति के साथ जो है आंदोलन को आगे चलाया, लोगों को जागरूक किया। अब इनकी मौजूदा मेरे ख्याल से 3 चिट्ठियां उपलब्ध हैं। पहली चिट्ठी 1856 में इन्होंने लिखी है अपने पति ज्योतिराव फुले को। ये अपने गांव में थी, नाय गांव में, वहां से इन्होंने पत्राचार किया अपने पति के साथ, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के साथ। उसमें 1856 में ये लिखती हैं कि इनके भाई ने इनको जो है शूद्रों के लिए काम कर रहे हैं ऐसा बोला, और तुम जो है ये मतलब समाज के विपरीत जा रहे हो। तो माता सावित्रीबाई फुले ने अपने भाई को कहा कि तुम्हारे दिमाग में जो जहर दिया गया है खास वर्ग के द्वारा, इसमें कहाँ तक ये है, ये बताओ कि तुम लोग गाय की पालते हो, भाई गाय पालते हो, बकरी पालते हो, नागपंचमी में भाई तुम नाग नागिन को दूध पिलाते हो। अगर वो ठीक है तो अस्पृश्य समाज के लोग अछूत कैसे है? वो भी तो इंसान है। तो सोचने वाली बात है, जो मानवता का जो पाठ पढ़ा रही है उस टाइम पे जो औरत, उसका जो नैतिक मूल्य है वो कितने उच्च स्तर के रहे होंगे। दूसरी चिट्ठी मैं आपको बताऊं 1868 की है, नया गांव की ही, जो उन्होंने पत्राचार के माध्यम से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को लिखा कि 1868 में एक गणेश नाम का कोई ब्राह्मण था जो पचांग बता बताकर लोगों को अपना गुजारा करता था। उसी गांव में एक शारजा नाम से एक महिला थी, उनका प्रिंस द्वार 6 महीने से उसके वो पेट से थी। तो जब गांव वालों को पता लगा तो उन्होंने जो है उन दोनों को पीटा और जान से मारने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही माता सावित्रीबाई फुले को इस चीज़ की जानकारी हुई, वो वहां गई और अंग्रेज सरकार का डर दिखाकर उन दोनों को बचाया। लेकिन गांव वाले माने नहीं, उनको गांव से निष्कासित फिर भी किया गया। तो यहाँ पर जो है देखने वाली चीज़, एक महिला जहां आज भी भारत के दूर दराज इलाकों में इंटरकास्ट मैरिज पे हत्या कर दी जाती है, उस जमाने में 1868 में माता सावित्रीबाई फुले ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। और तीसरा मैं आपको बताऊं, जो तीसरा पत्र है वो 1877 का है, जिसमें वो लिखती हैं ज्योतिराव फुले को कि वो जुन्नर, पुणे के पास कोई जुन्नर गांव था, वहां पे जो है अकाल पड़ा हुआ था। अकाल में लोग मर रहे थे, पीने के लिए पानी नहीं था। इवन जो आदमी थे वो अपने बच्चों को बेच रहे थे, लड़की जवान लड़कियों को बेच रहे थे, लोग खड़े खड़े मर रहे थे भूख प्यास से, कुछ भी नहीं था। तो इस तरह उन्होंने फिर सत्यशोधक समाज के साथ मिलके जो संगठन गाँव था वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की, लोगों को बचाया और हर तरह से अपनी मूवमेंट को सफल किया। तो ये जो 3 पत्रों के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था कि उन्होंने अपनी जो है नारी सशक्तिकरण उन्होंने किया और निंदा से डरे बिना उन्होंने अपना काम मानवता का हमेशा सुचारू रूप से चलाया और वो किसी के आगे नहीं झुकी। तो अंत में साथियों मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद, आभार, जय मूल निवासी। भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ यह देश स्त्री प्रधान देश था। स्त्रियां ये देश की शासक थी, सारी व्यवस्थाएं स्त्रियां देखा करती थी और उस व्यवस्था को जो दुनिया वालों ने स्वीकार किया, जो कि स्त्री माँ भी होती है और माँ के नियंत्रण में जब परिवार चलता है तो खुशहाल होता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो देश में आए, उन्होंने व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए सबसे पहले महिलाओं को गुलाम बनाया। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म उस समय हुआ, स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी और उस दयनीयता को धर्म बताया।
धर्म बता करके उनका शोषण किया गया। क्या बताया गया? धर्म के ही नाम पर यहां नारियां सताई गई, विधवाओं की शादी ऊपर पाबंदी लगाई गई, बहुत सी तरुण विधवा घर में ही बिठाई गई, उन्हीं की अभेद संतान कूढ़ों में दबाई गई, बहुतों की तो लाश कुएं तालाबों में पाई गई, पति की चिता में पत्नी जिंदा हो जलाई गई, धर्म के ही नाम पर कुछ कोठों पे बिठाई गई, राजाओं की शादियों में दान में पहुंचाई गई, धर्म के ही नाम पर कुछ सभा में नचाई गई, नारियों के द्वारा यह संपत्तियां कमाई गई और काले पीले नाम धर के देवियां कहलाई गई और भोग की सामग्री इनको ब्राह्मण की बताई गई। धर्म समझ के सभी ने रखा इनका अबला नाम। अबला, इसके पास बल नहीं है। और इन विदेशियों ने भाइयों धर्म किया बदनाम। अगर ये धर्म है तो अधर्म क्या है? ये सब कुछ धर्म है तो अधर्म क्या है? केरल में महिलाएं कमर से पीछे ऊपर कपड़ा नहीं डाल सकती थी। इतनी दुर्दशा पशु के साथ भी नहीं हुई है जितनी महिला के साथ हुई है। एक तरफ उसको मां कहते हैं, जननी मां तो मां नहीं, गंगा जमुना माद, और धरती अग्नि गाय को खड़ा जोड़कर हाथ शीश पत्थर को झुकाता और जिसने दिया है जन्म उसे नित खरी सुनाता। कह प्रेमी कबीरा अकल का पड़ गया टोटा, पत्थरों की सेवा करे अम्मा दिखावे सूठा। एक तरफ मां भी कहते हो और एक तरफ इसका शोषण भी होता है। तो ये जो व्यवस्था निर्माण हुई ये महिलाओं की क्रांति से हुई। उन्हीं क्रांति वीरांगनाओं में हमारी सावित्रीबाई माता फुले रही, रमाबाई अम्बेडकर रही हो, बहुत सारी वीरांगनाएं इस कड़ी में आई। और ये ज्ञान की ज्योति जो हमारे बीच में जो जली है ये माता सावित्रीबाई फुले की देन है। ये जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये ज्योति निरंतर जलती रहेगी, इसको हम बुझने नहीं देंगे। आज इस मौके पर हम संकल्प लेते हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं इतनी बात कह के अपनी बात को विराम देता हूं और आगे इसे विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर राजेश सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इम्पा नई दिल्ली, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो आएं और विस्तार से माता रमाबाई के जीवन दर्शन पर अपने विचार रखेंगे। माननीय डॉक्टर राजेश कुमार जी। जय मूलवासी सभी साथियों को। आज क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले उनके जन्म जयंती के अवसर पर भारत के समस्त मूल निवासियों को हार्दिक बधाई। आज हम लोग बामसेफ यूनिटी ऑफ मूल निवासी फेडरेशन और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन की तरफ से संयुक्त रूप से माता सावित्रीबाई फुले का जन्म जयंती मना रहे हैं। जन्म जयंती मनाने के पीछे प्रेरणा का सिद्धांत है। एक सामान्य लोग जन्म जयंती मनाते हैं, पढ़े लिखे लोग जन्म जयंती मनाते हैं और एक संगठन के कार्यकर्ता कैडर्स लोग जन्म जयंती मनाते हैं। तो हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके जीवन से प्रेरणा लेना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा लिटरेचर अभी आज की डेट में अवेलेबल है। बामसेफ ने अपने इतिहास में जब से उसका जन्म हुआ है हमारे महापुरुषों को और उनके विचारों को समाज में प्रस्थापित करने का काम किया हुआ है।
आज जानकारी का अभाव नहीं है, बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है, मौजूद है। इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन की तरफ से, चूंकि हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल है, विशेष तौर से कहना चाहूंगा, माता सावित्रीबाई फुले ने जब प्लेग फैला था उस समय उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा इस बात में लिया कि कैसे प्लेग को कंट्रोल किया जाए, और इसको करने से पहले उन्होंने इसके लिए एक डॉक्टर निर्माण किया जो उनका दत्तक पुत्र है, क्योंकि उन्होंने निर्धारित किया हुआ था कि अपने जीवन में कोई संतान, अपनी निजी संतान नहीं रखेंगे। इसलिए वो जो दत्तक पुत्र है डॉक्टर यशवंत, उन्होंने क्लिनिक खोला, हॉस्पिटल खोला और सारा का सारा समाज के लिए ओपन किया। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए प्रेरणादायी है। एक वो महिला ऐसे वर्ग में पैदा हुई जिसको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, और महिलाओं को तो सही जीवन जीने का ही अधिकार नहीं था। ऐसी महिला जो इतना बड़ा कार्य करके जाती है, इतना बड़ा त्याग करती है कि अपने जीवन को कुर्बान कर देती है लोगों को जगाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। हजारों समस्याएं हमारी है, पहले भी समस्याएं थी और आज भी है। माता सावित्रीबाई फुले ने बाल विवाह से लेकर सती प्रथा और भ्रूण हत्या, इन सारी समस्याओं के ऊपर काम किया। उस काम को करने के पीछे उनका मकसद था, क्योंकि ये काम कोई दूसरा भी कर सकता है, ऐसा नहीं दूसरे लोगों को बुरा नहीं लगता होगा। दूसरे भी लोग रहे होंगे, उनको भी बुरा लगता रहा होगा कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ये सती प्रथा नहीं होना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए, दूसरे लोगों को भी बुरा लगा होगा। फिर माता सावित्रीबाई फुले ने इस क्षेत्र में कार्य क्यों किया, यह ज्यादा समझना महत्वपूर्ण है। करने के पीछे का कारण है क्योंकि हजारों समस्याएं हैं, उन समस्याओं के आधार पर लोगों को तैयार करना। एक समस्या का समाधान करोगे, दूसरी नई समस्या तैयार हो जाएगी, दूसरी समस्या तैयार करोगे, तीसरी नई समस्या तैयार हो जाएगी। लेकिन चूंकि जो हमारा समाज जो इलिटरेट था उस समय की परिस्थिति के अनुसार, उन लोगों को जगाने के लिए उनके अंदर सेवा भाव अगर उनको दिखाया जाए तो आसानी से वो लोग उनके साथ आने के लिए तैयार हो सकते थे। 9 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, उस समय वो अनपढ़ थी। अंग्रेज लोग क्रिश्चियन थे, उनके पास किताबें देखने की वजह से, और वो बड़े लालच से उन किताबों को देखती थी, चित्रों को देखती थी, तो उन लोगों ने पढ़ने के लिए दिया और समझाया कैसे पढ़ना है। बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने उनको शिक्षित किया, और शिक्षित करने के बाद में इस देश की प्रथम शिक्षिका कहलाने का उनको गौरव प्रदान हुआ। तो वो महिला जो अनपढ़ थी, अनपढ़ होने के साथ साथ भारत की प्रथम शिक्षिका बनी, उस महिला का कितना बुद्धि विवेक तीक्ष्ण रहा होगा। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि उन्होंने केवल बाल विवाह रोकना, केवल सती प्रथा को रोकना, केवल भ्रूण हत्या को रोकना, इतना केवल काम मकसद नहीं था। वो मकसद था इस देश का जो सिस्टम, जिसने मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाया हुआ था, जिसके बारे में लोगों को समझ नहीं थी, क्योंकि गुलामी का कारण क्या, उनको अधिकार वंचित होने का कारण क्या है, उस कारण को समझाना है तो समझाने से पहले हमारी बात सुनने के लिए सामने वाले तैयार होने चाहिए। जो गैप है, एक वो व्यक्ति जिसको ये समझ में आ रहा कि समस्या का ये कारण है, उस कारण को हम समाप्त करना चाहते हैं, परंतु उस कारण को समाप्त करने के लिए अकेले हम उपयुक्त नहीं है, इसके लिए तमाम बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे लोगों को जिनका हम साथ लेना चाहते हैं, वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उनका साथ अगर लेना चाहते हो तो उनकी बेसिक मूलभूत समस्याओं का समाधान करना होगा। बेसिक मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की दिशा में जो कुरीतियों के लेवल पे था,
और इस लेवल तक फैला हुआ था कि समाज को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्या करना क्या नहीं करना। ऐसी परिस्थितियों में निकलकर ये जो फुले दंपत्ति, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इन्होंने बीड़ा उठाया कि हम लोग जो विद्या, जो शिक्षा है, जिसकी अभाव में इनको जानकारी नहीं, सबसे पहले एजुकेशन देंगे। शिक्षित किया। शिक्षित करने के बाद में उनको बताना शुरू किया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। शिक्षित करने के बाद में कहा कि विधवा विवाह होना चाहिए। शिक्षित करने के बाद में कहा कि भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए। और यहां तक जब अवसर आया तो उन्होंने कोई जाति भेद नहीं किया। बेशक उनके साथ जाति भेद किया जा रहा था, इन लोगों ने जाति भेद नहीं किया। जाति भेद अगर करते तो एक ब्राह्मण विधवा के जो सुसाइड करने जा रही थी उसको दत्तक पुत्र के रूप में गोद नहीं लेते। और वो दत्तक पुत्र उसने भी साबित किया कि वास्तव में वो पैदा जरूर माता सावित्रीबाई फुले के गर्भ से नहीं हुआ, परंतु उसकी शिक्षा, उसका पालन पोषण जिनके द्वारा हुआ वो बहुत ज्यादा महान है। उन्होंने भी यह सिद्ध किया कि हमको उस कदम पर चलना चाहिए, उनके ही कदमों पर चलना चाहिए। और जब माता सावित्रीबाई फुले का मृत्यु हुआ उस समय भी उनको इस बात की पीड़ा भी हुई थी। तो साथियों, दो महत्वपूर्ण बिंदु है इसके पीछे। एक प्रेरणा का सिद्धांत है कि हमारे महापुरुषों ने जो काम किया हुआ है उस काम को हमें रियलाइज करना चाहिए, एहसास करना चाहिए और प्रेरित होना चाहिए कि हमारी हजारों समस्याएं हैं, उस समस्याओं का अगर हम समाधान करना शुरू करें तो एक एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करोगे, जीवन निकल जाएगा, आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसको रियलाइज करना होगा। लोगों को साथ लिए बगैर आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। ये प्रेरणा का सिद्धांत में लेना चाहिए वहां से। दूसरा प्रेरणा का सिद्धांत है हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करना चाहिए। सॉर्ट आउट करते हुए जो प्रायोरिटी बेसिस वर्क है उसको काम करने की जरूरत है। उन्होंने कभी भी इस बात के लिए अपने सामने नहीं रखा कि हमारी ये समस्या है, इस वजह से हम ये काम नहीं करेंगे। नहीं पढ़ी लिखी थी, एजुकेशन लिया, घर से निकाले गए फिर भी घर बना। यकीन मानिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा धनाढ़ थे। इतने ज्यादा धनाढ़ थे, रतन टाटा से ज्यादा उस समय की जो स्कीम रही उससे ज्यादा उनकी इनकम हुआ करती थी। सामान्य बात नहीं है। 3 एकड़ से ज्यादा उनका खेत था जो फूलों का, बहुत ज्यादा इनकम होता था। वो चाहते तो केवल वही काम करते रहते। लेकिन उनका जो अपमान हुआ वो अपमान का कारण उन्होंने ढूंढा कि भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की वजह से हजारों समस्याएं हैं। जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक अपमान होता रहेगा। पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, भविष्य में होगा। इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त करना होगा। ये जो महान उद्देश्य था इसको ध्यान रखते हुए जो भी जरूरतें थी, जो भी रिक्वायरमेंट थी, उसको उन्होंने पूरा किया। और वही काम माता सावित्रीबाई फुले ने आगे पूरा किया। जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का महापरिनिर्वाण हो गया उसके बाद में कमान अपने हाथ में लिया और इस हद तक लिया कि जब तक जीवित रही लगातार वो काम करती रही। और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण 2 लेखिका भी थी, बहुत महत्वपूर्ण काव्य लिखे हुए हैं। एक फुले काव्य लिखा हुआ है और एक और है, उसका नाम इसमें ध्यान नहीं मुझे। 2 काव्य लिखे हुए हैं। इतने महान कवित्री जिसका कहीं भी नाम चर्चा में नहीं आता है। वो महिला जिसने पहला स्कूल खोला, पहली शिक्षिका गौरव होना चाहिए, लिटरेचर में होना चाहिए, भारत सरकार के लिटरेचर में होना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। कारण सिस्टम। तो ये कार्यकर्ताओं और कैडर्स की जिम्मेदारी है। जिन लोगों को फुले साहू अम्बेडकर मिशन समझ में आया है उनकी जिम्मेदारी है कि आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्म जयंती के अवसर पर उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और प्रेरणा लेकर जो उनका अधूरा मिशन है, जिसको इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे, उसके लिए आज सारे साधन मौजूद है। उन साधनों का उपयोग करते हुए भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्थापित करने के लिए पहल करना चाहिए। और मेडिकल प्रोफेशनल्स को इस बात से प्रेरणा लेना चाहिए। एक अनपढ़ महिला जो पढ़ लिख गई और पढ़ लिख कर इतना बड़ा एक अपना
दत्तक पुत्र को डॉक्टर बनाया, जिसने समाज में बहुत बड़ा काम किया। आज भी इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि जिस समय प्लेग फैली थी उस समय बेहतरीन तरीके की व्यवस्था करने की कोशिश किया गया। राजऋषि छत्रपति साहू जी ने भी अपने क्षेत्र में व्यवस्था करने की कोशिश किया गया, परंतु कोविड के समय में बहुत सारा अव्यवस्था आप लोगों ने देखा होगा। इसलिए हम सारे मूल निवासी मेडिकल प्रोफेशनल्स को और सभी मूल निवासी बहुजन समाज को, वामसेप और यूनिटी ऑफ मूल निवासी फेडरेशन से जुड़े हुए उन सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को माता सावित्रीबाई फुले के विचारों को, उनके आदर्श को लेकर, प्रेरणा लेकर समाज में जाना चाहिए। आने वाले समय में, भविष्य में हम लोग माता सावित्रीबाई फुले का जब 200 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि 192 है, जब 2 शताब्दी वर्ष होगा, उस समय तक इस देश की व्यवस्था हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। यानी भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्थापित होना चाहिए। इस दिशा में कार्य करना चाहिए। साथियों, एक बात आज और ऐड करना चाहूंगा माता सावित्रीबाई के जन्म जयंती के अवसर पर। वर्तमान में हमारे वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमलाकांत काले साहब, उनका 2 तारीख को कल जन्मदिन था। ये दंपत्ति भी फुले साहू अम्बेडकर के विचारों पर ही चल रहा है। इन्होंने भी प्रण किया हुआ है कि उनका भी कोई अपनी निजी संतान नहीं होगी, और इस बात के लिए कि उनको हमें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। उन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान किया हुआ है मिशन को बचाने के लिए, मिशन को चलाने के लिए, और रात दिन दोनों कुमार काले साहब दंपत्ति लगे हुए हैं। जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने अपना जीवन त्याग किया समाज के लिए। ये दोनों पति पत्नी, ये लोग भी समाज के लिए कुर्बान कर रहे हैं। उनके जन्मदिन की भी हम लोग सभी मूल निवासी बहुजनों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देते हैं, और वो दीर्घायु हो, लंबी आयु जिए, और मिशन को पूरा करने के लिए आगे लगे रहें। हम लोग उनके साथ तन मन धन के साथ लगे रहेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं यहीं पर रुकता हूं। आप लोगों ने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। एक बात और, माता सावित्रीबाई कहती थी कि एक ही दुश्मन है मेरा, एक ही दुश्मन है हमारा, और कोई नहीं, उसको जान लो, वो है अज्ञान। कैडस का भी एक ही दुश्मन पैदा हो गया है, वो भी तुम लोग जान लो। वो कौन है तुम्हें बेहतर पता है। धन्यवाद। जय मूल निवासी।